आज अपने साथ में खास मेहमान है, राजस्थान बीजेपी महिला मोर्चा की नव गठित अध्यक्ष है राखी राठौड़। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का परिवार भूमाफिया है। हनुमान बेनीवाल जी कुछ भी कह सकते हैं। देखिए होता क्या है, देखिए कई बार मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन छोटी पार्टी के नेता छोटी पार्टी के नेता, हाँ मतलब कहाँ है बताइए आप, कितने विधायक है बताना जरा। विधायक के लिए कहीं अंडा ढूंढना पड़ेगा मुझे। कुछ नेता है ऐसे, मैं सबको बोल करके कंट्रोवर्सी में नहीं आना चाहती हूँ, लेकिन ये लोग सिर्फ और सिर्फ बोल के निकल जाते हैं। टच एंड गो, कबड्डी का मैच नहीं है भाई। राहुल गांधी क्या है, ये हवा हवाई नेता है। गरीब बच्चों के निवाले का मामला था, कोरोना के वक्त 3000 करोड़ रुपए का मामला था। कांग्रेस ने थे बोलो कि भाई वह एक स्वार्थी पार्टी है, देश हित में कौन सोच है, तो फिर बीजेपी भी तो यही कर रही है ना, आरोपित लोगों ने नेता बना रही है। बदमाशी करोगे चाहे बीजेपी ज्वाइन करो चाहे नहीं करो, एक्शन तो लूंगा। कितनी % लागे था ने कि नेता तमाम जितना भी है वे भ्रष्टाचारी है। भ्रष्टाचार जो है ये बेसिक प्रॉब्लम है, हर जगह आपको ऐसे लोग मिलेंगे। आप भ्रष्टाचारी है अगर तो मत कीजिए सपोर्ट, सेट कीजिए एग्जाम्पल। जनता जनार्दन है, उनसे बड़ा कोई जजमेंट नहीं कर सकता। जनता सोच ले कि नहीं करना तो नहीं करना है, कोई आदमी हिम्मत ही नहीं होगी करने की उसे कुछ। राजस्थान बीजेपी में वसुंधरा राजे की तस्वीरें क्यों गायब हो रही हैं पोस्टरों से? मेहनत की किसी और ने, फायदा कोई और उठा ले गया, ये कहावत अभी फिलहाल में जनता द्वारा बीजेपी के लिए बोली जा रही है, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया ये दो बहुत बड़ा विपक्षी बन गया, यानी कांग्रेस का सरकार का सामने मजबूत लड़ा डटा, लेकिन आज बाने बीजेपी द्वारा कोई खासा तवज्जो होना। रविंद्र भाटी के साथ धोखा कर दिया बीजेपी वाला। भजनलाल शर्मा जननेता नहीं बनना चाहते। भजनलाल सरकार चुनाव कराबा में असक्षम है। पंचायती राज और निकाय चुनाव कराबा में अभी तक भजनलाल सरकार को फेलियर है, और डर है कि अगर चुनाव करवा दिया गया तो कांग्रेस बाने मुंह की दिखा देगी। नौकरियों की जानकारी है कि फला महीने में ये पेपर होगा तो मैं तैयारी कर लूं। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है। बबलू जी, जीत तो जीत होती है, एक वोट की जीत। सीपी जोशी जी से पूछिए, वो मुख्यमंत्री होते 2008 में, अगर वो एक वोट से जीते। अटल जी की गवर्नमेंट एक वोट से चली गई थी। सबसे गौर करने वाली बात है, राव राजेंद्र सिंह के खुद के घर के सामने वो पुलिया अटका हुआ है। 16 साल से वो खुद के घर के सामने की पुलिया का काम पूरा नहीं करवा पा रहे। आपने उस मंत्री को भी सुना होगा विधानसभा में, जिसने कहा कि हाँ राजस्थान दुष्कर्म में नंबर 1 है, क्योंकि राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है। क्योंकि क्राइम रेट के अंदर विरासत जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। महिला अपराध जो है उसे हम कम करने का काम करेंगे। खत्म करने का काम क्यों नहीं कर रहे? क्राइम 0 हो जाएगा। तो क्राइम 0 तो मुझे लगता है कि राम भगवान के एरा में भी नहीं था। तो महिलाओं के केस में पॉलिटिक्स नहीं करनी है मुझे। मेल डोमिनेंट सिस्टम है। बिल्कुल। कई बार ईगो इश्यूज भी आते हैं। कई पुरुषों से मेरी बात हुई, अरे नहीं इसको बाहर निकाल देंगे तो घर रोटी कौन पे, वो कोई मांगे। आजकल कई सिस्टम हुए या लोग कि खाना नहीं बनाना एक प्राउड फीलिंग देते हैं लोग बाग, जबकि मैं कहती हूँ कि एक ऐसा मदर आप फेलियर हो और उस बच्ची पे दया आती है मुझे। गलत चीज को सहना भी तो गलत है ना। आपने देखा पहली बार ऐसा हुआ कि बेरोजगारों के पास में कैलेंडर है जिसमें उनको, देखिए वैसे तो मुझे कमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन राजेंद्र गुढ़ा जी ने पिछली सरकार में जिस सरकार ने उन्हें मंत्री बनाया, तब क्या था, 99 पे सांप खा गया और नीचे आ गए आप। गोविंद सिंह डोटासरा एक्सीडेंटल प्रेसिडेंट 2021-20 में भाग गए थे ना उनके प्रेसिडेंट, तो एक्सीडेंटली बन गए। कमाई ने एक बहुत तगड़ी चीज निकल रही है, थाने देखकर कहनी थारे दौरानी जेठानी या सासू वासू कोई होंगी, बा के द्वारा बोले गए कि मैं भी अब बान देखकर कहने लग रहा कि मैं कम से कम सरपंच तो बनी सकूं। मेरे भी ऐसा हो रहा है कि मैं भी सरपंच बनूं। आरएस में अब इंग्लिश मीडियम छात्रों का बढ़ेगा सिलेक्शन रेट, क्योंकि अब जयपुर में आ गया है राजस्थान का एकमात्र इंग्लिश मीडियम कोचिंग आरएस ओनली, जहां मिलेगा रेगुलर क्लासेस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, पर्सनल मेंटरशिप। तो आज ही ज्वाइन करें आरएस ओनली कोचिंग। नारी तू नारायणी, जी हाँ, नारी तू नारायणी बोलबो बहुत उचित है, क्योंकि फिलहाल में आप राजस्थान में हाँ, और राजस्थान को एक बहुत बड़ो इतिहास रहो है, जिक मायने आपा वीरा की बात करा हाँ, महाना की बात करा हाँ, लेकिन भी का अंदर नार्या को यानी कि महिला को कतरो बड़ो योगदान है, यो भी जानबो बहुत जरूरी है। लेकिन वर्तमान स्थिति थोड़ी सी बदल चुकी है। अब जो महिला पर्दा का पीछे रह के नहीं, जब मर्दा ने हिम्मत देबा काम करे ही, लेकिन आज तस्वीर बदलता हुआ जो महिला है वह खुद फ्रंट फुट पर आ के नहीं
आज समाज ने देश ने बदलबा की ओर चाल रही है। ई कड़ी का मायने एक बदलाव जो कि राजनीतिक रूप से देखे जा रहे है और राजनीति का मायने जड़े अपना महामहिम की बात करा जो सर्वसर्वा है, अपना देश की राष्ट्रपति भी एक महिला है और साथ ही साथ नारा ने भी अब राजनीतिक पार्टियां भी तवज्जो दे वो शुरू कर दी है। इस सिलसिला का मायने राजस्थान की प्रदेश बीजेपी द्वारा एक बड़ो फैसलो लियो गयो। 11 महीना से खाली चाल रहा पद कमाड़ा एक नाम अनाउंस करो गयो और वो नाम जो आयो सबका सामने बिका बाद में अब कहो जा रहा है कि अब शायद बीजेपी महिला मोर्चा का अंदर एक अलग सी ताकत आबाड़ी है। अब यह ताकत की तरीका से होबाड़ी है इस पर चर्चा करो जाएगो। आज अपने साथ में खास मेहमान है राजस्थान बीजेपी महिला मोर्चा की नव गठित अध्यक्ष है राखी राठौड़। बाकी साथ में बातचीत करवाते आज मौजूद है। प्रोग्राम खास रहबाड़ो है, इन्हें सुनबो बहुत जरूरी है। सारी तमाम महिला के लिए भी एक बहुत सारी चीजें निकल के नहीं आबाड़ी है। राखी जी पहले तो बहुत बहुत स्वागत, राम राम। थैंक यू, राम राम साहब, थैंक यू आपको बहुत बहुत। राखी जी आज महिला के लिए आज बहुत सारी बातें हैं, बोल पूछबा के लिए भी खूब सारी हैं, बतावा के लिए भी खूब सारी हैं, लेकिन जो महिला होबा के नाते 11 महीना से तारी पार्टी में राजस्थान के मायने महिला मोर्चा को अध्यक्ष को प्रदेश को पद खाली चाल रहे हो, थारो नाम अनाउंस हुई हो, उस टाइम में के फील रही हो जब पतो लाग्यो था? तो निश्चित तौर पे बहुत खुशी महसूस हुई और मन लगे कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिम अगर आप काम करया जाओ, मेहनतू काम करो, जो भी काम आपने बतावे पार्टी वो पूरी तरह वो कंप्लीट करो तो निश्चित तौर पे आपने सफलता मिले। और मारो नाम एक बहुत बड़ो एक उदाहरण है। एक छोटी सी कार्यकर्ता के रूप में 2009 में मैं काम शुरू करियो और जदू लगातार मैं 2020 के बाद में प्रवक्ता को काम करती, टीवी डिबेट्स पर पार्टी को पक्ष रखबा को काम करती और भी सब चीज़ा ने पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है ऑब्जर्व करिया और भी हिसाबू मन नयो दायित्व मिले है और मैं पूरा विश्वास है मन की नए दायित्व ने मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ में निभाने को प्रयास करूंगा। एक सबसे बड़ी बात है थे नगर निगम का मायने पार्षद भी रिया, पर्यावरण और उद्यान का शायद चेयरमैन भी बनाया गया। मैं फाइनेंस कमेटी की चेयरमैन भी ही, फाइनेंस की भी रिया। फिलहाल का मायने ये जो जिम्मेदारी है एक महिला के लिए भी, पार्टी के लिए भी और पर्यावरण में भी टाइम में बहुत ज्यादा बातें चीजें चल रही है। तन पता है थारी पार्टी के ऊपर भी बहुत बड़ा जो आरोप है वे लगाया जा रहा है, विपक्ष ले लो और आम जनता भी शायद इस टाइम में थोड़ा आक्रोशित है और पार्टी की सीधी आरोपित हो रही है। इस सिलसिला में एक महिला होबा के नाते और ये तमाम जो मुद्दा बन रहा है देश का मायने आम लेकर के डील करोगा? देखिए मन लगे कि जदू मैं राजनीतिक जीवन आपनो शुरू करियो, पहले मैं पार्षद ही जब मन बीटेम में आपने बताना चाहूँगा कि 2009 में आ सीट जियो मैं चुनाव लड़ियो वार्ड नंबर 13 हो बीटेम आ सीट जो है वो जनरल फीमेल वास्ते रिजर्व होएगी। क्योंकि रिजर्व होएगी और घराड़ा मन कियो और मैं राजपूत परिवार हूँ आऊँ, पर मैं धन्यवाद देना चाहूँ हमारा पूरा फैमिली ने कि वे लोग बहुत सपोर्ट कराया और मैं कियो कि क्योंकि जनरल फीमेल सीट है तो आप चुनाव लड़ो। तो 2009 में जब मैं पार्षद वालों काम करो मन कहीं भी काम नहीं आतो, मैं राजनीति की कोई समझ को नहीं हूँ नहीं ही, मैं मारो बैकग्राउंड हमेशा है साइंस बैकग्राउंड हो। 2001 में मैं MSc मैथ्स राजस्थान यूनिवर्सिटी में पास आउट करी और बी के बाद में शिक्षक को काम करे और बंसल क्लासेस में IIT का बच्चा ने मैथ्स पढ़ाती। अच्छा। 2009 में जब मैं राजनीतिक क्षेत्र में आई और धीरे धीरे मेरा झुकाव जो है 2014 के बाद में मोदी जी का समय आया, एक राष्ट्र निर्माण का, राष्ट्र प्रथम की जो भावना भारतीय जनता पार्टी में थी उससे प्रभावित होकर के मैंने अपने आगे का राजनीतिक जीवन शुरू किया। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, राजनीति समझते गए, मोदी जी की विचारधारा से प्रभावित होकर के मैंने काम की शुरुआत की। ऐसे ही 2020 में मुझे प्रवक्ता का काम मिला, तब भी मुझे मीडिया लाइन में कैसे बोलना है, कैसे प्रेजेंट करना है, क्या ऑडियंस को अच्छा लगेगा, कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन काम करते करते वो भी समझ आई और मैं ऐसा मानती हूँ, जैसा कि मुझे फीडबैक भी मिलता है कि लोग हमारा काम बहुत खुश भी हाँ कि हाँ आप अच्छो बोलो और जो पार्टी को पक्ष है वो बहुत अच्छी तरह रखो। तो मन यह लगे कि एक महिला के रूप में हमेशा महिला मल्टीटास्कर ही करे। तो जो भी चैलेंज सामने आवे, चाहे नगर निगम चेयरमैन के रूप में हो, चाहे पार्षद के रूप में हो, चाहे प्रवक्ता के रूप में और अब महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हो, एक महिला अगर चाहे और दृढ़ निश्चय कर लेवे तो निश्चित तौर पर बिन ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट भी करते ही। तो महिलाओं की जो स्थिति राजस्थान के अंदर है आज का समय, मैं हमेशा कहती हूँ कि एक अलग समय है। मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आए हैं। निकाय पंचायत चुनाव में 33% आरक्षण हमें पहले से मिल रहा था, लेकिन अब MP MLA इलेक्शंस के अंदर हमें 33% आरक्षण मिलेगा आगे आने वाले समय में। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि हमारे संगठन के माध्यम से महिलाओं को तैयार किया जाए, तैयार करके जो 33% आरक्षण मिलेगा उसमें
एक ऐसी जननेता हम तैयार करें, ऐसा एक पूरा एक टीम तैयार हो जो कि राजनीतिक क्षेत्र की समझ भी रखती है। और उसके लिए देखिए संगठन में 2010 में ही हमने 33% आरक्षण शुरू कर दिया था। आपने याद हो लो यूपी में एक बार प्रियंका गांधी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नाम को अभियान शुरू करियो और 100 नारी हूँ लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ शायद नाम हो, तो 100 महिलाओं ने टिकट दियो, यो कहीं रिजल्ट आयो एक भी कौन जीती। तो बिना तैयारी के अगर महिलाओं ने आप अगर चुनाव में झोंकोगे तो क्या होगा, उनका मोरल डाउन होगा, ना कि महिला उत्थान का काम आप कर रहे हो। अल्टीमेटली वो घर बैठी हैं। हमारी पार्टी में अलग सोच है। हमने 2010 से ही महिलाओं को तैयार किया संगठन में, और अब जब समय आएगा तब हमारे पास वो एक फौज तैयार होगी जिसमें से, और मुझे तो लगता है किसी विधानसभा में हो सकता है 10-10 ऐसी महिलाएं तैयार हो जाएं जहां जो कि हर चीज में कैपेबल हो और हर क्राइटेरिया को हमारे फुलफिल करती हो और जीतने लायक कैंडिडेट हो। अच्छा तो थे जहाँ झुंझुनू थारा सासुरो है शायद। हाँ सर। झुंझुनू का मायने गांव है एक गांगियासर गांव का थे थारा ससुराल। तो 20 ससुराल में जब थे नया नया मतलब एक बहू का रूप में बढ़ गया, तो वो टाइम में था नया समझ थी कि भाई आप बाजार के प्रदेश का ये पद पर जाऊंगा? ऐसी सोच कभी नहीं थी। मैंने बताया 2009 में जब राजनीतिक क्षेत्र में आई थी तो मुझे कुछ नहीं मालूम था कि पार्षद का क्या काम होता है। लगातार 3 बार जीतने वाली मैं अकेली पार्षद हूँ जयपुर में। नहीं तो होता क्या, पार्षद एक बहुत छोटा पद है, लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है और सब वो निचलो स्तर है जटे लोग बाग आपने कांटेक्ट कर सके, बी के बाद एमएलए, उसके बी के बाद एमपी। पर रोजमर्रा की जो प्रॉब्लम्स है वो सब पहले पार्षद करने ही आवे। तो पार्षद जब आप अच्छो काम करो, लोगों कम्युनिकेशन प्रॉपर हुए, तो बात समझ जो है वो ग्रेजुअली काम करता करता डेवलप हुई। तो मैं यह मानूं कि राजनीतिक तौर पे जैसे जैसे काम करते हो वैसे वैसे आपको समझ आती है, पर एक महिला की प्रोग्रेस के लिए सबसे जरूरी है उसका परिवार का। जब शुरू किया था तब बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होएगा, लेकिन परिवार ने, स्पेशली मेरे सास ससुर ने, मेरे हस्बैंड ने, मेरे बेटे ने, मेरा बेटा 1 ही साल का था 2009 में जब मैंने इलेक्शन लड़ा, पर मम्मी डैडी बहुत कॉन्फिडेंट थे कि तुम कर सकती हो। मेरे पापा मम्मी भी जयपुर में ही रहते हैं, उनका भी बहुत सपोर्ट रहा। तो एक अगर मैं कहूँ कि कोई सफलता आपको मिलती है महिला के रूप में तो उसके पीछे पूरा परिवार का सपोर्ट होता है, जो मैं लकी रही कि मुझे मिला। अच्छा, ससुराल का अंदर कौन कौन सी यादें हैं, क्योंकि अभी फिलहाल में थे जयपुर रह वाला आगा, लेकिन जी टाइम में गया वो टाइम में कौन कौन सी याद है जो था आज भी बहुत ज्यादा हो कि यार ससुराल की ये चीजें हैं जो मिस कर रही हूँ मैं आज? माता जी को मंदिर सबूत जाता तो वहाँ को आशीर्वाद। अब शादी होता ही मम्मी मन बैठे लेरगा और भाइयों हियो जब भी बैठे धोख दे बार दिरावन लेरगा। मारो बेटो अब 17 साल को एगो है और लाडली साल में ध्यान है कि वो जिद करियो कि नहीं मम्मी नवरात्र है तो मैं लोग भी गांव जावा, क्योंकि हमारा मम्मी और भी गांव जावे। मारो गांव किंसरी है बयान पीर मारो, बट केवाय माता जी को बहुत बड़ो मंदिर है, 1100 सीढ़ियां है, ऊपर जाओ आप दर्शन कर रहा हो। नवरात्र में बहुत भीड़ हुआ है। तो बटे मैं कभी कभी बिन लेट जाती तो मैंने पूछ तो कि मम्मा आपा अपने गाँव की कौन जावा, गांगेसर में तो आपने माता जी है। तो लाडली साल जो टाबर समझवा ला गया, देखो नहीं आप क्या रूट से अटैच्ड हो वो यान मन कियो कि नहीं मम्मा आपा चाला। तो मैं लोग जा रहा आया और बहुत ही अच्छी सुकून। और मैं सही कहूँ आपको बबलू जी की जो आपकी जड़ें होती है ना, बिल्कुल उनसे एक अलग ही खिंचाव होता है। आज जब पद मिला, मैं हो सकता है बहुत सारे लोगों से नहीं मिली, लेकिन मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, उनके कॉल्स आए, वो इतने खुश हैं। तो यूँ लगता है ना कि देखो अपना जो कनेक्ट है, जो जोड़ है वो कितना अच्छा है। तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि एक ऐसे परिवार से, एक ऐसे क्षेत्र से आती हूँ जहाँ के लोगों ने मुझे बहुत स्नेह भी दिया, साथ ही सम्मान भी दिया और मुझ पे विश्वास भी रखा। बिल्कुल। थारा सासरा के अंदर हमारी टीम भी गई और बड़े जार कहनी ससुराल आड़ा से बातचीत करी। कमाए ने एक बहुत तगड़ी चीज निकल रही है, थाने देखकर कहनी थारे दौरानी जेठानी या सासू वासू कोई होंगी बाने बा के द्वारा बोले गए कि मैं भी अब बान देखकर कहने लग रहा कि मैं कम से कम सरपंच तो बनी सकूं। मेरे भी ऐसा हो रहा है कि मैं भी सरपंच बनूं। हमारी वजह से आज बड़ी की महिला जो घूंघट पल्ला, ये तो खैर अपनो एक कल्चर है जो अपनी संस्कृति है, लेकिन वे भी निकल रहे कहने अब थारे से प्रेरणा ले रही है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हमने भी किसी महिला को देखकर ये सोचा था कि हम अच्छा काम करेंगे। अगर मैं मेरे काम से किसी भी महिला को प्रेरणा मिलती है तो मैं उसके लिए बहुत खुश होंगी। लेकिन मैं सभी महिलाओं से ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने घर परिवार के संस्कार, अपने घर परिवार की जिम्मेदारी, इसको निभाते हुए ही काम करना है। और हम कर सकते हैं, हम मल्टीटास्कर हैं। घर परिवार के साथ सहयोग मिलता है हमको, उसको छोड़ करके जाकर के अगर आप काम करेंगे तो आपको शांति नहीं मिलेगी।
राखी जी, एक चीज है जो एक थारे लिए बहुत बड़ी चुनौती हो वाली है वर्तमान का मायने आपने जो रेप का मामला है प्रदेश की आप बात करा तो भी को एक मोटो सो आंकड़ो है वो मैं बताना चाहूंगा। 2023 जो बीजेपी सरकार थारी बनी है बीका बाद में 5194 रेप राजस्थान के अंदर हुआ है। 2024 का मायने 4894 रेप राजस्थान का मायने थारी सरकार बनिया बाद बीजेपी की सरकार बनिया बाद हुआ है। 2025 में जून तक का आंकड़ो है जिसके अंदर 2758 वयस्क रेप हुआ है और 794 नाबालिग रेप हुआ है और 2023-24 में लगभग 10,000 रेप हुए हैं थारी सरकार बनिया बाद में। यार रेप को जो मामलो है या कुछ जिम्मेदार कौन वालो है, क्योंकि बीजेपी सरकार महिला के लिए बहुत ज्यादा बातचीत कर रहा है, मुद्दों बना रखा है कि महिला सुरक्षा करी जाएगी, लेकिन राजस्थान का मायने बीजेपी सरकार आवा का बावजूद भी रेप का आंकड़ा बढ़ रहा है। मैं आपने एक बात बताऊं कि जिस विरासत के साथ में राजस्थान हमको मिला 2023 में, अगर दो मुख्य मुद्दे जिनकी वजह से जनता ने सरकार बदली, वो एक पेपर लीक का मुद्दा था और एक महिला सुरक्षा का मुद्दा था। 2020 से 2023 तक लगातार 4 सालों में एनसीआरबी की रिपोर्ट में दुष्कर्म के केसेस में राजस्थान सबसे ऊपर था। 6000 कभी 6200 इस तरह के केसेस साल भर के अंदर आया करते थे। आपने उस मंत्री को भी सुना होगा विधानसभा में जिसने कहा कि हाँ राजस्थान दुष्कर्म में नंबर 1 है क्योंकि राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है। जब इस तरह की बात विधानसभा में अगर कोई मंत्री कहेगा तो अपराधियों के हौसले राजस्थान में बुलंद ही होंगे। बिल्कुल। मैंने पिछली बात से शुरुआत इसलिए की क्योंकि क्राइम रेट के अंदर विरासत जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बिल्कुल। जब 2023 में हमारी सरकार आई तो उस विरासत के साथ में आदरणीय भजनलाल जी ने जब 15 दिसंबर 2023 में अपना पदभार ग्रहण किया, उसी के साथ में उन्होंने इस बात का दृढ़ संकल्प लिया कि महिला अपराध जो है उसे हम कम करने का काम करेंगे। खत्म करने का काम क्यों नहीं कर रहे? अगर मैं कहती हूँ खत्म कर दूंगी तो मुझे लगता है एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट होगा। मैं प्रैक्टिकल स्टेटमेंट पे आना चाहती हूँ जो अचीवेबल टारगेट है। उसमें दो पॉसिबिलिटीज है। पहला कि महिला अपराध कम हो, उसके लिए 10% हमने महिला अपराध आने के साथ 2 सालों के अंदर कम हुआ। आज ही हमारे देश के गृह मंत्री जी जयपुर आए थे, आकर के उन्होंने पूरे आंकड़े पेश किए। कल मुख्यमंत्री जी ने भी ये सभी आंकड़े पेश किए कि हमने किस तरह से 2 साल के अंदर जो क्राइम रेट बढ़ी हुई थी महिलाओं की, ओवरऑल अपराध 15% कम हुए, महिला अपराध 10% कम हुए और उसे कम करने का प्रयास हमने लगातार किया। लेकिन देखिए फिर से हमारा प्रयास सिर्फ और सिर्फ पुलिस प्रशासन को मुस्तैद करना वो एक एस्पेक्ट है महिलाओं को सुरक्षा देने का। लेकिन बबलू जी एक बात सोचिए, क्यों ऐसा हो रहा है कि महिला जो है उसको इतना लाचार और असुरक्षित महसूस करवाया जाता है? क्यों ना एक एस्पेक्ट वो भी हो कि हम सामाजिक तौर पे महिला को ही इतना उठा दें कि किसी की हिम्मत नहीं हो कि महिला पे जाकर के कोई अटैक करे या किसी, उसके लिए हमने उनको आर्थिक रूप में सुदृढ़ करने का काम किया। जैसे मोदी जी ने एक लखपति दीदी आपने योजना सुनी होगी जिसमें ऋण दिया। ऐसे 19 लाख महिलाओं को राजस्थान में प्रशिक्षण दे चुके हैं। 12 लाख महिलाएं लखपति दीदी हो चुकी हैं। देखिए अगर आप कहीं पर भी क्षेत्र में जाते हैं, महिलाओं को स्ट्रेंथन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी नहीं, पैरेलली महिला उत्थान भी हमें करना होगा। जैसे अभी 33% आरक्षण की मैं बात कर रही थी। अगर एक महिला कोई चुनाव लड़ती है चुनाव और उसके बाद विधानसभा में पहुंचती है तो एक जो आत्मविश्वास उसका बढ़ता है। आप सोचिए नई हिम्मत होती किसी की, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर सामने वाले के पास होता है कि मैं इस महिला से कुछ भी कहूंगा तो महिलाओं को पुलिस सुरक्षा के साथ साथ उनका आर्थिक, उनका सामाजिक उत्थान करना भी सरकार की एक मंशा है और 2 लेवल पे हम काम कर रहे हैं। पुलिस को तो मुस्तैद किया है हमने, साथ ही महिलाओं को आगे लाने के लिए जैसे कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स हैं, 500 हम लोगों ने कालिका पेट्रोलिंग यूनिट, 181 एक टोल फ्री नंबर है जिसपे मुख्यमंत्री जी 2 दिन पहले भी जाकर बैठे, उन्होंने चेक किया कि जो कॉल सेंटर है यहाँ पे जो कॉल्स आ रहे हैं उन पे ढंग से रिस्पांस हो रहा नहीं। और आपको एक किस्सा भी ध्यान होगा, ये अपना 22 गोदाम के आसपास एक होटल में एक महिला ने जब कॉल किया 181 पे तो 10 मिनट के अंदर उसके पास पुलिस पहुंची। तो ये मुस्तैदी जो है, ये कमिटमेंट जो है वो किसका है? हमारे मुख्यमंत्री जी का है। थाने को लगा कि भजनलाल जी जब सुन रहे हैं फोन तभी वो काम हो पा रहे हो, प्रशासनिक मतलब लापरवाह। देखिए ये एक रेगुलर वर्क है बबलू जी। मैं कहूँ कोई सरकार ये कहे कि क्राइम 0 हो जाएगा तो क्राइम 0 तो मुझे लगता है कि राम भगवान के एरा में भी नहीं था। मैं बहुत बड़ी बात नहीं कह रही हूँ मैं, देखो मैं पॉलिटिकली तो मुझे ये कहना चाहिए कि नहीं साहब हम क्राइम नहीं होने देंगे, लेकिन हम प्रैक्टिकल बात, महिलाओं के केस में पॉलिटिक्स नहीं करनी है मुझे वो चीज करनी है जो धरातल पे एक्चुअली प्रैक्टिकल हो, जो हो सकने लायक बात हो। तो उसकी बात, क्योंकि ये बातें हमने कर ली बहुत सारी, लेकिन आज क्या हो रहा है ग्राउंड पे वो आंकड़े भी बता रहे हैं। महिलाएं आगे बढ़ चढ़ के
और मैं तो सभी महिलाओं के सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी कई बार सेट करती हूँ कि सामने वाले का एटीट्यूड क्या होगा आपके प्रति, वो आपको तय करना है। अपने आप को कमजोर ना समझें। आप पहले से अगर एक मतलब एक होता है ना कि साइकोलॉजिकली अपने आप को कमजोर समझेंगी तो अगला भी कमजोर ही समझेगा। तो आपको सुदृढ़ होकर के आगे बढ़ने की जरूरत है। हम सरकार के रूप में या संगठन के रूप में लगातार महिलाओं के साथ खड़े हैं। अभी जो आप आंकड़ा पे बात करें, मुझे जितना आंकड़ा बताए, हर एक साल का आंकड़ा और सरकार बनवा से लेकर अभी तक का तमाम आंकड़ा पे बात हुई, आंकड़ा बहुत बड़ा है। आज भी देखो जाए तो रेप का मामला राजस्थान में कौन छिप रहा है, और ये वे आधिकारिक आंकड़ा है जो रिकॉर्ड है। कई आंकड़ा ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बैकवर्ड एरिया यहाँ का है जो बाकी ऊपर रिपोर्टिंग को ना पावा, हकीकत में सबके सामने को ना पावा। एक राजनीति का अलावा जार कहते एक बहुत अच्छी बात बोला कि मैं महिला का मामला में राजनीति नहीं करना चाहती हूं। यह चीज अच्छी है, लेकिन यह आंकड़ा ने कितनो हद तक कम करवा को प्रयास अब था रहे हो। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी। और बबलू जी एक चीज और, आपने इन आंकड़ों को अगर जांचेंगे आप तो इनमें कई केसेस के अंदर मतलब 50% से ऊपर केसेस के अंदर घर का परिवार का ही सदस्य है जो कि ये काम कर रहा है। ये कुकर्म करने वाले घर के ही सदस्य हैं। कहीं ना कहीं संस्कारों में भी कमी आई है हमारे समाज में। संस्कार जो खराब होते गए, न्यूक्लियर फैमिलीज होती गई, इसीलिए हमारे ही जो एक विचार परिवार के लोग हैं वो कुटुंब निर्माण का भी काम कर रहे हैं। मतलब मैं ये कहूँ कि क्राइम को कम करना सिर्फ और सिर्फ पुलिस प्रशासन कर देगी, ये असंभव है। ये एक सामाजिक कुरीति है, गलत चीज है जिसको कि हम समाज में रह करके उनके बीच में रह करके खत्म कर सकते हैं। और ये कुटुंब प्रबंधन में यही चीज है कि समय के साथ जिस तरह से हमारी न्यूक्लियर फैमिली, आजकल सोशल मीडिया और ये नेट जो बच्चों के हाथों में आया, इसके भी बहुत साइड इफेक्ट हैं। ऑस्ट्रेलिया वगैरह में तो बच्चों का बिल्कुल बैन कर दिया है कि नहीं, अलाउड नहीं है। तो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लगने चाहिए, जिसकी वजह से ये अब पता है घर परिवार में बच्ची अगर सुरक्षित नहीं है तो उसकी सुरक्षा को करने के लिए नो डाउट कठोर दंड जो है इसका एक इलाज है। कि आप दंड दोगे तो अगले को ये डर लगेगा कि अगर मैंने ये किया तो मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी। वो काम सरकार कर रही है। लेकिन मैं लोगों से भी, समाज के लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि जो ताना बाना जिस संस्कृति के लिए राजस्थान स्पेशली पहचान रखता है अपनी, महिला सम्मान अगर मैं कहूँ तो सबसे उच्चतम स्थान पर अगर राजस्थान में रहता है तो उसको रिटेन अपने घरों में भी रखें। और मैं एक बात और कहती हूँ, गलत काम करने वाला बेटा भी तो किसी माँ का बच्चा ही है ऑब्वियसली। तो उस माँ को भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बच्चे को ऐसे संस्कार दिए ना कि कोई भी महिला देखे तो उसका सम्मान करे। ये संस्कार तो हम ही देंगे। और मैं समझती हूँ कि महिलाओं की जिम्मेदारी इसमें ज्यादा है। इसीलिए जब मैं किसी काम की बात करती हूँ तो मैं संस्कारों की बात जरूर करती हूँ। आप समाज कैसा निर्माण कर रहे हो, आप किस फील्ड में हो, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि वो बच्ची कभी अपनी बच्ची भी हो सकती है। तो उसको अपने ऊपर लेते हुए हमेशा अपने बच्चों को ये संस्कार देने चाहिए कि हर महिला हर बच्ची के साथ में ढंग से पेश आए। तो सरकार, समाज, अलग अलग सोसाइटीज मिलकर के इसको कम करने का काम कर सकती है। राखी जी, थर्ड पार्टी की एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा खासियत भी है और तमाम नेशनल से लेकर के स्टेट तक का सब जो नेता हैं वे प्रचार प्रसार भी करें कि 33% महिला ने में राजनीति में हिस्सेदारी दिया। हाँ, लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, ग्रामीण यानी शहरी क्षेत्र में बहुत जगह पे अयाण का हालात है कि फार्म थारा नाम से भर दिया जाए, लेकिन पूरा कामकाज आज भी बाका पति ससुर या ताए ससुर या फिर कोई भी मतलब बाका पुरुष जो भी है वे काम संभाल रहे हैं। महिला का नाम से सिर्फ पद है कि सरपंच या महिला है, लेकिन काम प्रतिनिधित्व तो पुरुष कर रहे हैं। और थारी पार्टी के अंदर भी बहुत सारा उदाहरण है जो लोग यो काम कर रहे हैं। आ लोग जो कहीं डील करोगा? नहीं, देखिए मैं अगर बात करूं तो मैं भी अगर कहूं तो महिला रिजर्वेशन की ही देन हूं। मैंने जब 2009 में शुरुआत की, क्योंकि ये सीट रिजर्व हुई इसलिए मैंने शुरुआत की। शुरू में मैंने हेल्प ली अपने परिवार के जनों से। जैसे मैंने बताया कि राजनीतिक तौर पे मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन धीरे धीरे समझा। अब जब कभी महिला, जैसे जयपुर नगर निगम में भी जो महिलाएं मुझे मिलती हैं और उनके हस्बैंड्स मिलते हैं, तो मैं कहती हूँ कि इनको आगे कीजिए। हमने प्रयास किया कि उनको आगे कीजिए। और ग्रेजुअली ये धीरे धीरे माना कि रेशो थोड़ा कम है। और आपकी बात ठीक है कि महिला को सिर्फ और सिर्फ सामने रखने का काम करते हैं, बाकी सब पूरा जो काम है वो परिवार के लोग करते हैं। तो ये चीज गलत है। इसको भी हम रोकने का काम करेंगे और महिलाओं को आगे लाने का। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम जिस जगह काम कर रहे हैं ना बबलू जी, अनफॉर्चुनेटली ये कि मेल डोमिनेंट सिस्टम है। बिल्कुल। कई बार ईगो इश्यूज भी आते हैं। कई पुरुषों से मेरी बात हुई, अरे नहीं इसको बाहर निकाल देंगे तो घर रोटी कौन पोई माँ। तो ये भी एक समझ, आपको सहयोग तो करना चाहिए। आप महिला को आगे लाना चाहते हो तो सहयोग करना चाहिए। कोई ये नहीं है, देखिए मैं तो रोटी बनाने वाले काम पे एक बात मैं कहूंगी आपको
कि आजकल अर्बन एरियाज में, बाहर के एरियाज में कई मदर्स को मैंने देखा तो वो बड़े प्राउडली कहती हैं कि हमारी बेटी है पर इन खाणो बनाओ कौन आवे। तो मन लगे आजकल कई सिस्टम होएगो या लो कि खाना नहीं बनाना एक प्राउड फीलिंग देते हैं लोग बाग, जबकि मैं कहती हूँ कि एक ऐसा मदर आप फेलियर हो और उस बच्ची पे दया आती है मुझे कि वो जीवन भर किसी और पे डिपेंडेंट रहेगी कि वो उसको खाना बना करके सिखाए। जेन जी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, देखिए क्या है, हमने बेटा बेटी बराबर करने की एक अपने यहाँ चली कि बेटा बेटी बराबर होना चाहिए। बेटा बेटी को बराबर करने के लिए हमने पहले हम बेटी को काम सिखाते थे, बेटे को नहीं सिखाते थे। अब बराबर करने के लिए हमने क्या किया, बेटी को भी काम करना सिखाना बंद कर दिया, जबकि करना क्या चाहिए था, बेटे को काम करना सिखाना था, बेटी को भी सिखाना था, जिससे मिलजुल कर आज एक वर्किंग जब हो तो घर का पुरुष भी काम करे, महिला भी काम करे। मैं तो अभी भी रिक्वेस्ट करती हूँ, आज कल ही मैं अखबार में पढ़ रही थी कि 13% ऊपर मतलब डिब्बाबंद, मतलब ओबेसिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, मोटापा बढ़ गया है, डिब्बाबंद खाना घरों में आ गया है, खाना बनाना नहीं आता है, उससे बीमारियां फैल रही हैं। हमारे देश ने भी इस वेस्टर्न कल्चर को एक्सेप्ट कर लिया, जबकि अपने यहाँ तो फ्रेश खाने को ही हमेशा किया जाता था। जेनजी को खाना बनाना कोई खराब काम नहीं है, बिल्कुल। अपने घर के लोगों को भोजन बनाकर खिलाने से जो भाव आपका उसमें होगा उसमें कोई खराबी नहीं है। आप हेल्प लीजिए किसी की। तो रोटी पोने का काम सिर्फ महिलाओं का है, रोटी पोना अच्छी चीज है, लेकिन सिर्फ महिलाओं का है। इस मेंटेलिटी से पुरुष समाज को बाहर निकलना पड़ेगा। मुझे कुकिंग बहुत पसंद है मैडम। हाँ, मुझे भी एक्चुअली, मैं तो मेरे बेटे के लिए खूब बनाती हूँ। मैं आपको एक बात बताऊँ, उसका रात का दूध जिसमें सिर्फ चॉकलेट पाउडर मिला के दे देती हूँ ना, तो बोलता है मम्मा बहुत टेस्टी है। देखो आप, देखिए क्या किया मैंने, दूध में चॉकलेट पाउडर, मेरा घर पे जो मुझे हेल्प करता है वो भी डाल सकता था, क्योंकि मेरा भाव ऐसा है। कीमती है एहसास, और उसको जब वो चॉकलेट पाउडर आपके हाथ से डाला ना, तो वो माँ का प्यार उसमें प्यार उसमें, और वो प्यार देना चाहिए। बिल्कुल, माँ का प्यार मुझे लगता है उससे ऊपर दुनिया में कोई चीज नहीं है। इसको पुरुष को भी समझना चाहिए और हर उस महिला को समझना चाहिए जो काम करना चाहती है, घर का बैलेंस बनाए, बच्चों को भी ध्यान दें और आगे भी बढ़े। दुनिया खुली है आपके सामने। एक खिंवसर के अंदर रेवतराम डांगा स्टिंग ऑपरेशन करे हुए एक मीडिया हाउस द्वारा, और तमाम तथ्य वीडियो के साथ में, साक्ष्य के साथ में, और सबके सामने रख दिए गए। अभी तक विधायकी ने जाबा लेर के सवाल आ रहे हैं, तमाम कार्रवाई ने लेर के सवाल आ रहे हैं, लेकिन पूर्ण तरीका से सरकार भी उनके अंदर कोई ज्यादा खास हो इंटरेस्ट कौन दिखा रही है। अभी तक भी कोई भी के ऊपर रिजल्ट निकल कर कौन आ रही हो। इतना बड़ो चीज जो सबका सामने आ गई। विधायक कांग्रेस को भी है, निर्दलीय भी है, बीजेपी को भी है, लेकिन उनके ऊपर अभी तक ठोस कार्रवाई ना हो। वो एक लोकतांत्रिक देश का मायने भ्रष्टाचार को बहुत बड़ो मामला आ वो सरकार के सामने, सब तथ्य होगा के बावजूद भी क्यों ना हो पा रहे हो। तथ्यों की जांच करनी पड़ेगी बबलू जी। देखिए आजकल जमाने में जब आप पब्लिक आय में होते हैं तो कई बार, मैं ये नहीं कह रही वो गलत है या सही है, लेकिन बिना जांच के किसी कंक्लूजन पे आना ठीक नहीं है। सदाचार कमेटी है विधानसभा की, एक प्रोसेस है। अगर एमपी एमएलए होते हैं तो एक प्रोसेस के माध्यम से उनके लिए, अगर उनके आचरण में कहीं भी गलत पाया जाता है, और अगर ये आचरण सही है तो मैं इसको पूरी तरह से कंडेम करती हूँ। हमारी पार्टी इसको कंडेम करती है। हमें उपचुनाव मंजूर होगा, लेकिन इस तरह का अगर किसी ने गलत काम किया है तो वो हमारी पार्टी में मेंबर नहीं होगा। ये स्पष्ट संदेश मुख्यमंत्री जी का भी है, ये स्पष्ट संदेश हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का भी है। लेकिन उस प्रोसेस को एक बार करने दीजिए। एक बार प्रोसेस, अभी कुछ दिन पहले जयकृष्ण पटेल जो बाप पार्टी के हैं, उनको भी सदाचार कमेटी ने बुलाया था, जो कुछ पैसे के साथ में उन पे भी कुछ एलिगेशंस लगे थे। तो एक बार देखिए, क्योंकि देखिए आप ये भी सोचिए दूसरे एस्पेक्ट से कि एक पॉलिटिकल आदमी जब इलेक्शन लड़ते हैं, जनता में काम करते हैं, तो उसकी सक्सेस के साथ साथ बहुत सारे लोग उसको नीचे डालने के भी, परसेप्शन, हमारा जो इमेज है लोगों के बीच में, उसी से तो हम लोगों को लोग पसंद करते हैं। उसे कम करने के लिए भी कुछ एनर्जीज लगती हैं। तो हमें दूसरे एस्पेक्ट को भी सोच करके, देखिए अन्याय नहीं हो किसी के साथ भी, ना जनता के साथ, ना उस जननेता के साथ। तो इसके लिए जांच जरूरी है। कितनी % लागे था ने कि नेता तमाम जितना भी है वे भ्रष्टाचारी है। अपने देश के अंदर राजनीति का मायने कितना बड़ो रेशियो है, थाने कितनी % लागा है कि हाँ है गड़बड़। देखिए मैं ये समझती हूँ कि 80% तो ठीक है, ऐसा 80% ठीक है। हाँ, 20% भ्रष्टाचारी 80% पॉलिटिशियन नहीं है। अच्छे, देखो हम लोग जब पॉलिटिक्स में आते हैं तो हम लोग लोगों के बीच में, जैसे मैंने परसेप्शन की बात बताई, अगर आप देखिए कहीं पे भी काम करोगे तो वहाँ के लोग जो हैं, अगर आपने गलत काम किया है तो ये सोचो कि मैंने एक बंद कमरे में कोई गलत काम किया और वो लोगों तक नहीं पहुंचेगा, ऐसा नहीं होता। तो ये तो डर सभी को है ना कि अगर बाहर जाके जनता को मालूम चलेगा कि ये भ्रष्टाचारी है तो गलत परसेप्शन बन जाएगा।
तो इसीलिए उस डर के कारण, जनता के विश्वास खोने के डर के कारण ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि अच्छा, क्योंकि हम लोग जब पॉलिटिक्स में उस ऊंचाई तक पहुंचते हैं उसके लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। बबलू जी, पॉलिटिकल लाइफ आसान लाइफ नहीं है। मोदी जी के एरा के बाद में तो इसको पार्ट टाइम पॉलिटिक्स नहीं और फुल टाइम काम करते हैं हम लोग। हमारी पार्टी लगातार हमें अभियान, हमें काम, सामाजिक, हमें राजनीतिक सभी टारगेट्स मिलते रहते हैं। तो इतनी ऊंचाई पे पहुंचने के बाद में अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है और गलत तरीके से काम करके अपनी इमेज खराब कर रहा है, तो ये तो वही हो गया कि 99 पे सांप खा गया और नीचे आ गए आप। इतनी मेहनत से ऊपर पहुंचे थे। कुछ लोग हैं जो कि ऐसा करते हैं, जो कि बहुत ही गलत है, और मैं तो जनता से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसे लोगों को वोट नहीं दें। और ये कुछ एक लोग दोनों पार्टियों में है। देखिए, ये एक प्रॉब्लम, भ्रष्टाचार जो है ये बेसिक प्रॉब्लम है। हर जगह आपको ऐसे लोग मिलेंगे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी। आप भ्रष्टाचारी है अगर तो मत कीजिए सपोर्ट, सेट कीजिए एग्जाम्पल। जनता जनार्दन है, उनसे बड़ा कोई जजमेंट नहीं कर सकता। आज जनता सोच ले कि नहीं करना तो नहीं करना है, कोई आदमी हिम्मत ही नहीं होगी करने की उसे कुछ। राजस्थान बीजेपी में वसुंधरा राजे की तस्वीरें क्यों गायब हो रही हैं पोस्टराम से? हमारे यहाँ पे वसुंधरा जी और उससे पहले के बड़े नेता जो हैं, हम लोग एक कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारे यहाँ पे एक प्रोटोकॉल है जिसके माध्यम से हम लोग फोटोज को डालते हैं। कौन कौन की फोटो डलेगी, किस किस की नहीं डलेगी, ये तय सिस्टम है है ना, एक संवैधानिक सिस्टम है हमारा। और उसके माध्यम से वसुंधरा जी हमारी एक सीनियर लीडर हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। जब प्रोटोकॉल अलाउ करता है या कोई हमारा राजनीतिक कार्यक्रम होता है तब उनकी फोटो आती है, और जब प्रोटोकॉल नहीं होगा तो हमारे जो अध्यक्ष हैं, प्रभारी जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, इनकी फोटो हम डालते हैं। मेहनत की किसी और ने, फायदा कोई और उठा ले गया, ये कहावत अभी फिलहाल में जनता द्वारा बीजेपी के लिए बोली जा रही है, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया ये दो बहुत बड़ा विपक्षी बन गया, यानी कांग्रेस का सरकार का सामने मजबूत लड़ा, डटा। लेकिन आज बाने बीजेपी द्वारा कोई खासा तवज्जो होना, राजस्थान से बाहर जिम्मेदारी है या फिर कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। तो ये जो बड़ा नेता है जो लड़ रहे, यानी सरकार बोली है कि भाई सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ की बदौलत है कि आज वापस बीजेपी अच्छे खासे रिपीट की है। तो बाने आज सरकार का मायने कोई जगह को ना हार जीत को फैसला चलते रहे, थारों की मान है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और बाकी पार्टियों में यही फर्क है, हम लोग व्यक्ति आधारित पार्टी नहीं है, हम संगठन आधारित पार्टी है। आपने सुना भी होगा ग्राउंड पे कि हमारा वोट बैंक जो है वो व्यक्ति आधारित नहीं है। अगर आपने आदमी चेंज कर दिया तो वोट चेंज, भारतीय जनता पार्टी का अगर कार्यकर्ता और उसका वोटर अगर भारतीय जनता पार्टी को देगा तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कैंडिडेट देगा, वो बीजेपी को देगा। क्यों? क्योंकि विचारधारा से जुड़ा हुआ है। सतीश पूनिया जी ने यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए विपक्ष में बहुत शानदार बेरोजगारों की, महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हुए उसकी आवाज उठाई। हरियाणा जैसे चुनाव जिसको ये सोच रही थी कांग्रेस के हम बहुत अच्छे से जीतेंगे, और क्या शानदार रिजल्ट वहां पर भी हमारे लिए। तीसरी बार हमारी सरकार हरियाणा में बनी। वोट चोरी का आरोप लगे हैं बड़े। तो हरियाणा में मैं बताऊं वोट चोरी क्या था, दो तो उदाहरण मुझे याद है। एक तो प्लॉट नंबर 250 था। राहुल गांधी क्या है, ये हवाई नेता है। उन्होंने एक एलिगेशन तो ये लगाया कि प्लॉट नंबर 250 पे 500 वोटर हैं। आप जाके देखो हरियाणा में वो वीडियो मीडिया वालों ने दिखा दी है कि प्लॉट नंबर 250 वहां पे कॉलोनी में बेसिकली प्लॉट नंबर 250 के नाम से वहां परिपाटी है बोलने की। उन्होंने एक एलिगेशन और लगाया कि हरियाणा के एक बूथ में, और अभी जाकर के वहां जर्मनी गए थे तब बोले भी थे कि एक बूथ पर एक महिला ने 200 बार वोट दिया। अब आप एक अंदाजा लगाओ बबलू जी, कॉमन सेंस जो है ना वो बड़ी ब्लैक करती है। आप सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक वोटिंग का टाइम होता है, तो लगभग हो गए अपने 13 घंटे। 200 बार अगर जाऊंगी वोट देने के लिए एक ही बूथ पर, तो हर तीसरे चौथे मिनट पहुंच रही हूं मैं। यानी मैंने अभी वोट दिया, फिर 5 मिनट बाद फिर पहुंची, फिर 2 मिनट बाद फिर पहुंची, फिर 10 मिनट बाद फिर पहुंची। अब आप सोचो, अंदर हमारे बीएलएस भी बैठे होते हैं, विपक्ष पार्टी का भी बीएलए बैठे होता है, हमारा सरकारी आदमी भी बैठे। मैं तो कह रही हूँ सरकार को चलो आप पे विश्वास नहीं, अपने बीएलए पे भी विश्वास नहीं है। आप तो वहां तो सरकार बनाना चाहते थे। ये झूठी चीजें हैं। अगर इसमें किसी भी तरह की सच्चाई होती तो सुप्रीम कोर्ट में जाती कांग्रेस पार्टी। उनको सुप्रीम कोर्ट तब तो बहुत अच्छा लगता है जब नेशनल हेराल्ड में उनको रियायत मिल जाती है, तब तो कहते हैं बहुत अच्छा है, न्याय की जीत है, न्याय की जीत है। अभी सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे हैं, साक्ष्य क्यों नहीं पेश कर रहे हैं? एफिडेविट के माध्यम से इलेक्शन कमीशन ने बुलाया था कि आप एफिडेविट दीजिए जो आपने गलती मानी है वोट चोरी। और वोट चोरी से पहले क्या था, ईवीएम। उससे पहले ईवीएम में प्रॉब्लम थी, फिर वीवीपैट में प्रॉब्लम थी। तो ये एक्चुअली प्रॉब्लम राहुल गांधी में है। ये लोग क्या कर रहे हैं कि प्रॉब्लम कांग्रेस पार्टी के तरीकों में है, वो नहीं समझ रहे हैं। वॉशिंग मशीन क्या काम करती है बीजेपी के अंदर? ये मैंने अभी राजेंद्र यादव का आपको एग्जांपल ही बताया।
कल अखबार के दोनों अखबारों में, मतलब मेन अखबारों के अंदर राजेंद्र यादव के दोनों बच्चों का नाम मैं भूल गई हूँ, उन पर ईडी की कार्रवाई हुई है। अगर मान लीजिए वॉशिंग मशीन होती तो वो 2 साल पहले बीजेपी में आ गए थे ना, तो क्यों करते हैं उजागर इसको? लेकिन गरीब बच्चों के निवाले का मामला था, कोरोना के वक्त 3,000 करोड़ रुपए का मामला था, लाना जरूरी था। प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट संदेश है, भ्रष्टाचारी कोई भी हो लेकिन उसको बख्शा नहीं जाएगा। हमारी पार्टी का होगा तो भी, बाहर की पार्टी का होगा तो भी। तो ये तो स्पष्ट संदेश, नहीं तो आप ही बताओ, कॉमन सेंस है। राजेंद्र यादव तो हमारे मेंबर है ना, हम अगर सब कुछ मैनेज होता तो क्यों होती कार्रवाई? आम आदमी तक क्यों पहुंचती है चीजें? हम पहुंचने नहीं देते, लेकिन मैनेज नहीं है। भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस है और रहेगी। तो फिर ये बीजेपी पार्टी इतनी साफ छवि की पार्टी है, तो जिया के ऊपर पहले से इतना बड़ा बड़ा आरोप चल रहे हैं। जहाँ बागड़ी के विधायक हैं जो मलिंगा बाने बा के ऊपर में पहले से बहुत ज्यादा एलिगेंस चल रहा था, खूब आरोप चल रहा था, और राजेंद्र यादव के ऊपर कार्रवाई चल रही थी, लालचंद कटारिया के ऊपर कार्रवाई। फिर यह लोगों के ऊपर इतना आरोप है, उसके बावजूद भी बीजेपी एक्सेप्ट क्यों कर रही है? कांग्रेस ने थे बोलो कि भाई वह एक स्वार्थी पार्टी है, देश हित में कौन सोच है, तो फिर बीजेपी भी तो यही कर रही है ना, आरोपित लोगों ने नेता बना रही है, एक्सेप्ट कर रही है। सिर्फ आरोप है ना, मतलब देखिए 2 चीजें हैं, दो सिर्फ आरोप है, मतलब थारे जब तक वे कांग्रेस पार्टी में था तब तक थे ही तो आरोप लगा रहे थे बीजेपी वाला कि देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं, और जिये आया था सब बंद होगा। बीजेपी से कोई कौन बात कर रहे हो? मैं आपसे पहले भी कहा कि जब पॉलिटिकल फील्ड में कोई आदमी आगे बढ़ता है, चाहे किसी पार्टी से बढ़े, बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं, पर एक सिस्टम काम करता है उसको नेगेटिव नीचे गिराने का। आरोप लगाना कितना आसान है। अभी बैठे बैठे मैं ही आरोप लगा दूं कि साहब आपने तो ये कर दिया, आपने ये कर दिया। आरोप लगाना आसान है। आज सोशल मीडिया है, कई बार परसेप्शन नैरेटिव का गेम खेलते हैं। जब तक कि कोर्ट उसको सजा नहीं दे देता तब तक मैं समझती हूँ कि एक बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए। आरोप सिद्ध कीजिए, अगर सिद्ध नहीं होते हैं तो तब तक अगले के भी कुछ अधिकार हैं, और अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं और उसके बाद में अगर ऐसा होता है कि हम लोगों ने कुछ भी किया हो तो मैं उसको गलत मानती हूँ। राजेंद्र यादव जी पे आरोप थे, उसकी जांच लगातार चल रही है। मैं उसको गलत मानती कि उनके बीजेपी में आने के बाद हम उन आरोपों का इन्वेस्टिगेशन नहीं कराते, लेकिन इन्वेस्टिगेशन तो हम करा रहे हैं। बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया है उन्होंने, स्पष्ट संदेश है सभी कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए कि बदमाशी करोगे, चाहे बीजेपी ज्वाइन करो चाहे नहीं करो, एक्शन तो लूंगा, तो एक्शन तो होगा। तो ये तो स्पष्ट है। और पेपर लीक में देखिए ना आप, अभी एसआई भर्ती की मैं कंट्रोवर्शियल बात शुरू नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो इच्छा शक्ति हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिखाई। नहीं तो जो एसओजी गहलोत जी ने बनाई थी उसने तो सारा रफा दफा कर दिया था। लेकिन आज एसआई भर्ती, और आप बताइए इतने 2 साल के हुए, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ ना। तो ये हमारी इच्छा शक्ति है। उल्टा हमने 1 लाख से ऊपर नौकरी दे दी, 1.5 लाख हमारी पाइपलाइन में है। आपने देखा पहली बार ऐसा हुआ कि बेरोजगारों के पास में कैलेंडर है जिसमें उनको नौकरियों की जानकारी है कि फला महीने में ये पेपर होगा तो मैं तैयारी कर लूं। हमने 6 लाख रोजगार उपलब्ध कराने की भी बात करी, जिसके लिए राइजिंग राजस्थान जैसा इवेंट हमारे आने के पहले ही साल में बनाया। नहीं तो आप ही बताओ, पुरानी सरकार थी, उनका कुछ वो ना इन्वेस्टमेंट राजस्थान कुछ प्रोग्राम था, कब आया? आखिरी साल में। आखिरी साल में तो इन्वेस्टर्स का भरोसा ही खत्म हो जाएगा कि पता नहीं ये सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी। तो प्रयास देखिए हम लोग कर रहे हैं, लेकिन सुधार लाने में समय लगता है। और जनता का विश्वास, अभी आप देखिएगा निकाय पंचायत चुनाव आ रहे हैं, एक बार फिर जनता एक स्टेबल सरकार को अपना भरोसा देगी और वो बीजेपी होगी। चलो ये पता आऊंगा पा, लेकिन एक चीज, सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है ना। एक यह जो चीज है, या भी लोकसभा चुनाव के अंदर जयपुर ग्रामीण सु टिकट कटवो, राव राजेंद्र सिंह ने उम्मीदवार घोषित करवो, उस टाइम में कसो महसूस हुआ? टिकट कटा नहीं, टिकट मुझे कभी मिला ही नहीं था। हाँ, तो मतलब देखिए राजनीतिक तौर पे जो हमारे प्रयास होंगे, प्रयास करना अच्छा होता है। और मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि पॉलिटिकल आदमी की एस्पिरेशंस होनी चाहिए। पॉलिटिक्स नहीं, हर जगह होनी चाहिए। आप भी मीडिया में आपको लगता है कि मैं और बेहतर करूं, मेरा इंटरव्यू और बेहतर हो, मेरी नॉलेज बढ़े, मेरे पास बेटर आंकड़े हों, ये कोशिश करते हैं। क्योंकि इस बार ये था कि कुछ महिलाओं को दिया जाएगा, तो मैंने जयपुर ग्रामीण से ऑब्वियसली प्रयास किया था कि अगर मिलेगा बहुत अच्छा है, नहीं मिला तो हमने प्रवक्ता के रूप में काम किया और पूरा कोशिश की कि बेहतर से बेहतर कर सकूं। आज नहीं तो कल अगर काम करेंगे तो पार्टी में जरूर मौका मिलेगा। और कार्यकर्ता के रूप में सबसे बड़ा पद होता है पार्टी में जिसको कोई छीन नहीं सकता, जो मैं पहले भी थी, आज भी हूं और 100% आगे भी रहूंगी। जयपुर ग्रामीण से थारा कैंडिडेट बाड़ बचे हैं,
ऑलमोस्ट हार की कगार मर जाए। और ये कोई बड़ो आंकड़ो ना 1600 वोटा सु जीत वो लोकसभा चुनाव के अंदर। जयपुर ग्रामीण बहुत बड़ी सीट है, उसके ऊपर 1600 मात्र। जो भी के अंदर भी कंट्रोवर्सी चल रही है, हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, तलब करे जा रहे हो, बार बार में बुलाए जा रहे हो सांसद साहब ने, क्या हो रहे हो मैडम? बबलू जी, जीत तो जीत होती है, एक वोट की जीत। सीपी जोशी जी से पूछिए, वो मुख्यमंत्री होते 2008 में, अगर वो एक वोट से जीते। अटल जी की गवर्नमेंट एक वोट से चली गई थी। तो जीत होती है। बाकी तो क्या है, राहुल गांधी भी चिल्ला रहे हैं, तो कांग्रेस भी चिल्ला रही है, उनके शागिर्द हैं, बेस कुछ है नहीं, चिल्लाने में कुछ भी चिल्ला लो, उससे फर्क कुछ पड़ेगा नहीं। जिसको मैंडेट मिला है वो जीतेगा, वोट चाहे एक हो या दो हो। जयपुर ग्रामीण सु थे टिकट की मतलब बात करें तो एक शाहपुरा है जयपुर ग्रामीण के अंदर, शायद वो हॉट स्पॉट एक तरीका से बोल सका भी ना। एक यानी की सीट है जो विराटनगर, कोटपुतली और ये जयपुर ग्रामीण को पूरा हिस्सा ने बहुत मोस्टली कवर करा है। शाहपुरा यानी की जगह बीच को एरिया सेंटर है, भी के अंदर एक 16 साल से पुलिया कौन बन पाई। सांसदा का जो भी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, ये 2 बार बड़े सांसद रिया, एक बार स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी रिया। बाग कार्यकाल खत्म हुआ, दोबारा भी फिर भी जयपुर ग्रामीण की जनता बान जितार भेजी। उसके बाद में भी शाहपुरा के अंदर वो जो पुलिया है बाकुन चाल पाई। फिर भी का बाद में अभी राव राजेंद्र सिंह बड़े सुसांसद हैं, थे भी बड़े जयपुर ग्रामीण से प्रयास कराया हो। 16 साल होगी पुलिया गुनमन पारी बड़े तक, अभी तक कम से कम 1000 लोगों की जान जा चुकी है, कई विकलांग हो चुके हैं, रीढ़ की हड्डियां जा चुकी हैं। आज भी ऐसा है, लोग खाट में पड़े कई तो पर लोग सुधार चुके हैं। सही है। परिवार के साथ में इतनी बड़ी घटना हो रही है भी पुलिया के कारण, आधी अधूरी पुलिया है वो, बहुत बड़ा दर्द है वो शाहपुरा को, जयपुर ग्रामीण को। एक बहुत बड़ा एरिया की बात कर रहे हूँ, थे खुद तैयारी कर रहे हो, इसलिए बताया मैं। क्यों हो पा रहे हो है 2014 के बाद तो सरकार है बीजेपी की। शाहपुरा के अंदर जो इशू है उसका टेक्निकली मुझे देखना होगा कि क्या प्रॉब्लम है। नहीं तो देखिए, हर जन नेता ये चाहता है कि काम हो, काम होगा तभी जनता हम पे विश्वास करेगी। राव राजेंद्र सिंह जी भी इसका प्रयास करेंगे निश्चित तौर पे कि उस जगह पे जो जनहानि हो रही है या समस्या हो रही है वो किस टेक्निकल इशू के चक्कर में अटका हुआ है, चाहे वो राज्यवर्धन सिंह जी रहे हों, चाहे राव साहब रहे हों। हर एक राजनेता की यही मंशा होती है कि कैसे ना कैसे उस काम को कंप्लीट किया जाए, और मुझे पक्का विश्वास है कि वो लगे होंगे इस काम में, और जल्द ही वो जो अटका हुआ काम है उसकी भी पूर्ति होगी। सबसे गौर करने वाली बात है, राव राजेंद्र सिंह के खुद के घर के सामने वो पुलिया अटका हुआ है। 16 साल से वो खुद के घर के सामने की पुलिया का काम पूरा नहीं करवा पा रहे। हाँ, नहीं तो और अब तो 2-2.5 साल से वो कई बार चीजें अटक जाती है, कई बार ऐसा होता है। आप बताइए, आपके घर पे डबल इंजन की सरकार में चीजें कैसे अटक सकती है मैडम? कोई ना कोई, देखो मैं आपको वही बात कहना चाह रही हूँ कि उस विषय के बारे में मुझे इतनी डीपली जानकारी नहीं है, लेकिन मैं जिस तरह से अपने नेताओं को समझती हूँ, उनकी कार्यशैली को समझती हूँ, मुझे ये विश्वास है कि कोई बड़ी प्रॉब्लम ही होगी जिसकी वजह से वहां पर वो काम नहीं हो पा रहा। अदरवाइज तो अपने घर के सामने क्यों नहीं बनाना चाहेंगे बबलू जी आप? मतलब मुझे तो कोई ऐसी लापरवाही का रीजन नजर नहीं आता, लेकिन कोई टेक्निकल इशू जरूर होगा। आपने ये विषय मुझे बताया है, मैं इसके बारे में खुद भी और मैं दर्शकों को भी विश्वास दिलाती हूँ कि हमारे वहाँ के जो नेतृत्व है उनके संज्ञान में इस बात को पुरजोर तरीके से उठाऊंगी कि आप इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा करें। वहाँ के लोकल लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर कोई काम सरकार द्वारा किया जाता है तो उसमें भी सहयोग करें। इस बार जहाँ की राजस्थान के अंदर तमाम चुनाव के अंदर देखियो गयो बीजेपी ने खूब सारो प्यार मिलो है, और प्यार मिलो तो सरकार में भी हो, और आज मतलब डबल इंजन की सरकार की, जो सेंटर में सरकार बीजेपी, स्टेट में बीजेपी, और बी के अंदर था न बड़ो पद मिलो। अभी फिलहाल में महिला ने लेर क्या नहीं, अब जो महिला मोर्चा है आगे की कार्यकारिणी में कुछ बदलाव देख पाते मिलेंगे थारी तरफ से? देखिए, एक्टिव महिलाओं को लेंगे, एक परिपाटी जो महिलाओं के कामों की रखी थी उससे अलग हटकर हम काम करने का प्रयास करेंगे। मेन यूनिट में कैसे महिला कंधे से कंधा मिलाकर के काम कर सकती है संगठन के कामों को, उसको करने का हम लोग प्रयास करेंगे। महिलाओं को जैसे मैंने कहा कि कुटुंब प्रबंधन के अभी हम सोचते हैं कि क्योंकि महिलाओं को संस्कार को जीवित रखने की जिम्मेदारी महिलाओं की ज्यादा होती है। संस्कार के साथ में हमारा समाज आगे बढ़े, हमारी सामाजिक राजनीतिक के साथ सामाजिक जिम्मेदारी भी है, उसको भी सुनिश्चित करने का हम लोग प्रयास करेंगे। महिलाओं के प्रति जो एक मैंने कहा ना एक मैन ईगो इशू आ जाता है कई बार, उसको भी मिनिमाइज करना और एक्सेप्टेंस हो लोगों में कि हाँ एक महिला भी अगर आगे आती है तो नेतृत्व क्षमता उसमें है, वो बेहतर काम कर सकती है। इस बात का समाज में एक बात की मैं शुरू में करना चाहूंगी कि समाज इस बात को एक्सेप्ट करे कि महिलाएं जो हैं वो भी अच्छा काम कर सकती हैं, वो महिलाओं के खुद के एटीट्यूड से होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का परिवार भूमाफिया है,
ये मैं नहीं allegation- करा, ये हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं। हनुमान बेनीवाल जी कुछ भी कह सकते हैं। देखिए होता क्या है, देखिए कई बार मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन छोटी पार्टी के नेता अपने छोटी पार्टी के नेता मतलब कहाँ है बताइए आप, कितने विधायक है बताना जरा। विधायक के लिए कहीं अंडा ढूंढना पड़ेगा मुझे। आप देखिए एलिगेशन लगाना कितना आसान है बबलू जी। मैं वही कह रही हूँ, आरोप की बात, आप विपक्ष में हो और खड़े होकर के कुछ भी बोलोगे। मैं तो हनुमान बेनीवाल जी को चैलेंज करती हूँ, अगर उनके पास कोई साक्ष्य है तो कोर्ट पे विश्वास है ना, पेश करें ना, पेश करें। साक्ष्य तो होंगे, कोई मैं बात कह रही हूं अगर तो उसके एविडेंस तो होंगे, कोई कागज तो होंगे, कोई फोटो तो होगी, पेश करें ना। अब ये लोग क्या है, कुछ नेता हैं ऐसे, मैं सबको बोल करके कंट्रोवर्सी में नहीं आना चाहती हूँ, लेकिन ये लोग सिर्फ और सिर्फ बोल के निकल जाते हैं। टच एंड गो, कबड्डी का मैच नहीं है भाई। आप टच करोगे भाग जाओगे, ऐसा नहीं होगा। जनता ने विश्वास करना छोड़ दिया है, इसलिए आप खूब ठीक है, जनता ताली जरूर बजा सकती है इन बातों पर, लेकिन अंदर से सच्चाई कहीं नहीं है। और सच्चाई है तो चैलेंज है, प्रूव करें, प्रूव करें। फिर ऐसे फौरी तौर पे नहीं चलेगा मामला। रविंद्र पार्टी के साथ धोखा कर दिया बीजेपी वाला? नहीं, कोई धोखा नहीं किया। पार्टी ज्वाइन करा के टिकट ज्वाइन कराना मतलब टिकट लेना नहीं होता है ना। ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने ज्वाइन किया था, टिकट नहीं मिला उनको। ये मैं कौन कह रहे आरोप है? आरोप तो कोई भी लगाएगा अभी, पर बात यह है कि कौन सी गारंटी थी, कौन सा पेपर है, उनसे पूछो, वो बताएंगे, जवाब देंगे, वो बेहतर बताएंगे। विचारधारा के साथ में आता है क्या? हर व्यक्ति जो पार्टी के अंदर है वो चुनाव लड़ता है क्या? हमारे बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो चुनाव नहीं लड़ते। हमारे कई नेताओं को हमने मेन चुनाव लड़ा करके और मंत्री बना करके फिर से संगठन में काम डिप्यूट कर देते हैं हम लोग। तो हमारे यहाँ तो रोटेशन चलता है। और जो मैं कहती हूँ ना, कार्यकर्ता इंपॉर्टेंट है, वो उनका चॉइस है, वो कहाँ रहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। बाकी पार्टी की तरफ से तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और हमारी विचारधारा के साथ में जिनका समन्वय है उनका कल भी स्वागत था, आज भी स्वागत है, आगे भी स्वागत रहेगा। रविंद्र पाठक के भविष्य देखो राजस्थान की राजनीति में। देखिए यूथ में उनका काफी क्रेज है, अच्छा काम करेंगे तो निश्चित तौर पे जनता उनको सपोर्ट करेगी। तो फिर अच्छी बात है, होना चाहिए, अच्छी बात है। फिर हरियाणा के व्यक्ति को तो पार्टी ने फायदा उठाना जाए। नहीं, फायदा नहीं, हमारे पास अपने भी नेता बहुत हैं बबलू जी। हमारे पार्टी तो दो लोगों से शुरू हुई थी, 2 सांसदों से आज 14 करोड़ मेंबर्स हैं हमारे। चलो मान लिया, ठीक है। राजस्थान के अंदर कोई ऐसा प्रचलित राजनेता बीजेपी के अंदर जिनको क्रेज है बहुत ज्यादा, वसुंधरा राजे के अलावा? सभी का क्रेज है। हमने कहा ना, व्यक्ति विशेष नहीं है हम पार्टी, हम संगठन आधारित है। और भारतीय जनता पार्टी का क्रेज है। भारतीय जनता पार्टी का बताइए ना, कौन सा क्रेज नहीं है? 7 जगह उपचुनाव होते हैं, हम लोग 1 सीट से 5 सीट पर आते हैं, है ना। 4 सीटों पे कांग्रेस पार्टी थी, वो 1 पे पहुंच जाती है, जमानत जब्त हो जाती है रामगढ़ के अंदर। आप सोचो तो सही कैसी स्थिति बनी, है ना। झुंझुनू जैसी जगह है जहां पर ओला परिवार का पूरा वर्चस्व है ना, वहां पर उनको हरा देना बड़ी चीज नहीं है क्या? तो ये भारतीय जनता पार्टी है। झुंझुनू की बात कर रहे हो, झुंझुनू के अंदर एक रोड है, बहुत चमत्कारी रोड है। थे तो खुद झुंझुनू का जाता भी बड़ी करी होगा। हाँ सर। हवाई पट्टी है, 12 लाख रुपए लग चुके हैं अब तक बिना रिपेयर करवा के चक्कर में। और आज तक बार रोड कदे भी 12 लाख रुपया के हिसाब से 12 रुपया में भी ठीक को नवा, यह हालत है। और सरकार नाबा का बाद में 12 लाख रुपए हो गया। देखिए रोड्स का मैं फिर वही बात कहूंगी कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आप राजस्थान का देखें और आसपास की स्टेट से कंपैरिजन करें तो हमने बहुत बेहतर किया है। झुंझुनू को जानना चाहूंगा मैं, ये 12 लाख रुपए लागे खड़े हैं, या तो विधायक साहब ने पूछो। नहीं, ऑब्वियसली पूछा जाएगा। अगर मान लीजिए कहीं पर भी डिससैटिस्फैक्शन कार्यकर्ताओं में है तो उनका पूरा अधिकार है कि वहां के जो लोकल उनके नेता हैं उनसे सवाल पूछे जाएं। और लोकतंत्र में सवाल पूछने में कोई गलत चीज नहीं है। अगर उस रोड के लिए, पर्टिकुलर रोड के लिए 12 लाख रुपए लगे हैं और वो कहाँ लगे हैं जनता जानना चाहती है, तो विधायक साहब निश्चित तौर पर जवाब देंगे। हमारे ऑफिस के अंदर भी कार्यकर्ता सुनवाई होनी शुरू हुई है, वहां पर भी पधारे। विधायक घर पे भी जन सुनवाई करते हैं वहां पर। और एज अ मीडिया पर्सन आप भी जाके पूछ सकते हैं कि कहाँ लगा है उसका। आजकल सब कुछ पारदर्शी है, चीजें छुप नहीं सकती हैं, है ना। बहुत चीजें क्लियर हो जाती हैं जब टेंडर्स निकलते हैं या वर्क ऑर्डर निकलते हैं तो सामने दिखता है। मैं खुद जाकर रिपोर्ट करके आया हूँ वहाँ पे, हालात खराब है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई गड्ढे में बैठ गया हूँ, ऐसी रोड है वो। इस बार देखिए अतिवृष्टि थी, ये बात तो सही है आपकी कि रोड्स बहुत सारी वो हर मौसम में रहती है मैडम। वो कई बार देखो स्लोप ऐसा होता है, हमारे यहाँ पे भी कुछ रोड्स ऐसी हैं जिनका कितना भी ठीक कर लो लेकिन उनका पानी का भराव जो है वहां पर आकर के ऐसा हो जाता है, कप शेप बन जाता है कि पानी इकट्ठा हो जाता है। उसको टेक्निकली चेक करा के विधायक साहब भी प्रयास कर रहे होंगे कि उसको ठीक कराएं। तो भजन लाल शर्मा जननेता नहीं बनना चाहते? बनना चाहते हैं और प्रयास कर रहे हैं। मैंने कहा प्रयास जरूरी है, लगातार कर रहे हैं हम लोग कोशिश की
जो सड़कें हैं वो सही तरीके से ठीक हो सके, इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरऑल देखो, एक पर्टिकुलर रोड की मैं मानती हूँ समस्या होगी, लेकिन ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो राजस्थान का बेहतर है। मैं ही आपको बता रहा हूँ भजन लाल शर्मा के लिए मैं क्यों बोला, उसका कारण है मानसरोवर बहुत बड़ी कॉलोनी है, एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है और अपने भजन लाल जी के विधानसभा क्षेत्र में आती है। लगभग 60 से 65% रोड जितनी भी है सारी टूटी हुई हैं, गड्ढे हैं, कोई मतलब वहां पर रोड ही नहीं है। आप समझ सकते हो कि कंकर बिछे हुए हैं या गड्ढे हैं। इस बार अतिवृष्टि थी, ये तो आप मानते हैं कि बारिश से पहले भी गड्ढे थे मैडम उनमें। नहीं देखिए, बारिश की वजह से नुकसान ज्यादा हुआ है। रोड तो बन रही है, लेकिन पता है रोड कैसे बन रही है? इतनी सी पतली सी लेयर डामर की डालकर फिर रोड बनाई जा रही है। दूसरे दिन गांव वाले हथेली से उठा लेते हैं। जहां जहां गड़बड़ हो रही है मैं तो चाहूंगी आप भी बताएं, हम भी सरकार को अवगत कराएंगे। ये गलत चीज है और गलत चीज को लोकतंत्र में उठाने में कोई गलती नहीं है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। तो अगर वो गलत है, कहीं पे लापरवाही अफसरों की है, तो ये तो बहुत स्ट्रांग संदेश मुख्यमंत्री जी भी देते हैं। कहीं पे भी गलत बनाया आप मुझे भी बताइएगा, मैं व्यक्तिगत रूप पे उनसे बात करूंगी। वहां के लोग जो है वो भी मुख्यमंत्री से संपर्क करके इसको खत्म करें। ये तो गलत चीज को सहना भी तो गलत है ना, तो नहीं सहना चाहिए। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो उनको अवगत कराएंगे हम लोग कि गलत काम हो रहा है तो वहां पे एक्शन होना चाहिए। महिलाओं के लिए कितने नए विद्यालय की बात करें और महाविद्यालयों की बात करें, सरकार क्या प्लानिंग कर रही है? बिल्कुल है, लेकिन हम लोग कांग्रेस गवर्नमेंट की तरह सिर्फ अनाउंसमेंट पे बात नहीं करना चाहते हैं। जो एग्जिस्टिंग महाविद्यालय, एग्जिस्टिंग विद्यालय, कमी है, बहुत ज्यादा कमी है, आपको उन्हीं को सुधार करने की आवश्यकता है। नया अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो स्थिति अभी इन स्कूलों में, कॉलेजेस में, आप देखिए 2023 में 22 में मुझे ध्यान है स्कूटी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई थी, लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए। उसके बाद भजन लाल जी की सरकार आने के बाद में बच्चियों को स्कूटी, साइकिल, लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट किए गए। और जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको और बेटर कैसे बना सके, इसका प्रयास मेरे हिसाब से पहले करना चाहिए, बनिस्बत इसके कि नया क्या अनाउंसमेंट किया जाए। अनाउंसमेंट नहीं करना है ना फौरी तौर पे, अपन को जो है उसमें सुधार करना चाहिए और उसके लिए हम सुधार करेंगे। राजेंद्र गुड़ा वर्तमान में सरकार के ऊपर खूब गरज रहे हैं कि अत्याचारी है सरकार और बिना सोचे समझे, बिना जो मतलब जुल्म के खिलाफ में आवाज उठा हुआ है, बिना सरकार जेल में डाल रही है। नरेश मीणा ने जेल में डाल दिए गए भजन लाल सरकार का द्वारा, और बाकी जो शब्द है, और शेखावटी का बड़ा नेता है वे। देखिए वैसे तो मुझे कमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन राजेंद्र गुड़ा जी ने पिछली सरकार में जिस सरकार ने उन्हें मंत्री बनाया, तब क्या था, तब कहाँ थे, कहाँ खड़े थे? अलग अलग स्टोरीज में उठा लाया और वो ले आया, और विधानसभा में उनका आपने देखा होगा स्टेटमेंट्स, लाल डायरी, ठीक है लाल डायरी भी है, और साथ में महिला अत्याचार की जब बात हुई थी तब इनका ही स्टेटमेंट था विधानसभा में कि तुम सरकार जो हमारी है वो महिलाओं को सुरक्षा तो दे दे पहले, उसके बाद में बात करेंगे। विपक्ष मजबूत होना चाहिए, अच्छे स्पष्ट लोकतंत्र के लिए, अच्छे लोकतंत्र के लिए विपक्ष मजबूत होना चाहिए। और अगर मजबूत विपक्ष होगा तभी सरकार पे भी प्रेशर रहेगा अच्छा काम करने का। लेकिन बिना बात का बेसिर पैर की बातें तो करने से फायदा होगा नहीं ना। फिर अब जानते हैं अभी टीवी पे एकदम बावड़िया है ऐसा कुछ बोल रहे थे, मुझे ध्यान है। तो मतलब ठीक है, आपकी अपनी देखो वे ऑफ पॉलिटिक्स है, लेकिन कहीं ना कहीं एक आपको ठहराव तो दिखना पड़ेगा कि कहाँ पर आप बात करना चाहते हैं। और बिना किसी सर पैर के अगर एलिगेशंस लगाएंगे तो जनता कितना विश्वास करेगी? भजन लाल सरकार चुनाव कराबा में असक्षम है। पंचायती राज और निकाय चुनाव कराबा में अभी तक भजन लाल सरकार को फेलियर है, और डर है कि अगर चुनाव करवा दिया गया तो कांग्रेस बाने मुंह के दिखा देगी। विपक्ष का सवाल है, गोविंद सिंह डोटासरा और अशोक चांदना और जो दौसा से सांसद हैं मुरारी जी, ये इन्होंने अभी फिलहाल में एक जिला परिषद सदस्यों की एक मीटिंग की है, स्नेह मिलन समारोह किया गया कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर। वहां पर उन्होंने ये तमाम स्टेटमेंट दिए। बजरी माफियाओं के साथ में आपकी सरकार मिली हुई है। देखिए स्टेटमेंट देने से कुछ नहीं होता। आप मुझे बताइए, चुनावों की अगर मैं बात करूं तो 9 जगह विधानसभा उपचुनाव हुए 2 सालों में, 5 जगह बीजेपी जीती। 82 चुनाव हुए जिसमें से 60 जगह पे बीजेपी जीती। जब हम चुनाव में जीत रहे हैं तो हम क्यों नहीं कराना चाहेंगे चुनाव? देखिए क्या है इसका एक बहुत मैं गहरा चीज है जो जनता के बीच में रखना चाहती हूँ। पिछली बार जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी 2020 में नगर निगम के चुनाव होने थे, 2019 में नगर निगम के चुनाव होने थे। आप देखिए सब कुछ हो गया था, परिसीमन हो गया, नए वार्ड बन गए, 150 वार्ड बन गए थे और लॉटरी निकल गई, सीट्स रिजर्व हो गई।
जिस दिन आचार संहिता लगनी थी उससे 2-4 दिन पहले शांति धारीवाल जी आते हैं और कहते हैं कि नहीं हम लोग तो 1 साल के लिए प्रशासक लगा रहे हैं और 150 वार्ड से 250 वार्ड कर दिए, जयपुर के 2 टुकड़े, कोटा के 2 टुकड़े, है ना, जोधपुर के 2 टुकड़े कर दिए। 1 साल चुनाव नहीं हुए। उसके बाद कोरोना आ गया। कोरोना में जो चुनाव हुए वो टुकड़े टुकड़े में चुनाव हुए। मतलब जो चुनाव 1.5 साल में हुए थे उनको उन्होंने 3.5 साल तक चलाया। ठीक है। मतलब 2022 तक भी हमारे यहाँ पे निकाय पंचायत चुनाव हो रहे थे। यहाँ तक की स्थिति आ गई गांव में, आप तो गांव से रिलेटेड हैं, गांव में सरपंच के जो पंचायत समिति सदस्य है वो और जिला परिषद सदस्य, उनके भी वोट अलग अलग डले। नहीं तो ये 3 वोट एक साथ डलते हैं। जनरली ऐसा होता है कि सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषद एक साथ डलते हैं, लेकिन अलग अलग डले। क्यों? इतना घपला कर दिया, इस तरह से सिस्टम को खराब कर दिया कि कहाँ तो अब बताइए, एक लेमैन समझता है इस बात को कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन, अगर मैं एक ही बार में जाऊं और एक साथ अपने जनप्रतिनिधि को चुन लूं तो कितना अच्छा हो कि मैं आया व्यक्ति बाहर रहता है, बाहर नौकरी करता है, अपने सरपंच को, पंचायत समिति सदस्य को, जिला परिषद सदस्य को एक साथ चुन ले, कितना अच्छा हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस पूरी सिस्टम को इन्होंने बिगाड़ के रख दिया। हम चाहते हैं कि कम से कम समय, क्योंकि होगा क्या, देखिए स्टेट के अंदर लगातार अगर चुनाव होंगे तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका रिसोर्सेज लगातार चुनाव कराने में लग रहा है। कहीं ना कहीं आचार संहिता लगी रहती है स्टेट में, कहीं ना कहीं हमेशा। तो ये गलत परिपाटी थी और इसको खत्म करने के लिए, और पिछली बार जो कोरोना से पहले शांति धारीवाल जी ने सिस्टम किया शुरू, 2.5-3 साल तक चुनाव चलाए, उसको खत्म करना चाहते। जनता नहीं चाहती है बार बार चुनाव। अशोक गहलोत सरकार द्वारा एक बहुत ही शानदार और 0 सिग्नल सिटी बनाया गया कोटा को। भाजपा कौन से शहर को बना रही है ऐसा शहर? हर शहर में कोटा में क्या क्या हुआ और कैसे कैसे एलिगेशंस। कोटा के जो कांग्रेस के लोग हैं वो ये लगाया करते थे शांति धारीवाल जी पे कि सारा पैसा उधर ले गए। ये हमारे एलिगेशंस नहीं थे, उन्हीं के लोग कहा करते थे। लेकिन मैडम शहर तो बहुत शानदार बसाया उन्होंने। नो डाउट उन्होंने अच्छा बसाया, लेकिन मैं कई बार मैं भी कोटा गई हुई हूँ। मैं ये समझती हूँ कि वहाँ चौड़ाई जो है ना वो आगे चल के समस्या खड़ी करेगी सड़कों की। सड़कों की चौड़ाई कम है। अच्छा। आप कोटा अगर पधारे हो कभी तो आपने ये महसूस किया होगा कि सड़कें, माना कि ट्रैफिक फ्री है, अच्छा आइडिया था, पर थोड़ा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से थोड़ी सी चौड़ाई और बढ़नी चाहिए थी। लेकिन सारा पैसा वहां लगाना, जो वित्तीय स्थिति राजस्थान की थी उसके हिसाब से, हर कोटा एक छोटा शहर था तो वहां मैनेजेबल था। अब जयपुर में भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सब जगह, जैसे एक एलिवेटेड रोड की अनाउंसमेंट किया है, गोपालपुरा पे के ऊपर से जाएगी, वहां से शुरू कराए। ऐसे ही यहाँ पर गांधी पथ पे जो विजय द्वार है उसका भी ट्रीटमेंट करने का प्रयास किया है। जेडीए लगातार ये प्रयास कर रहा है कि ट्रैफिक व्यवस्था कैसे यहाँ पर बेहतर हो सकती है, और इसके लगातार प्रयास चलते रहेंगे। दिया कुमारी लेरकैन थारा के विचार है? दिया जी बहुत अच्छा काम कर रही है, एक राज परिवार से आकर के। देखिए जिस तरह की परवरिश थी उससे देख करके अगर ग्राउंड पे आके कोई महिला काम कर रही है इस मेल डोमिनेंट सिस्टम में, पॉलिटिकल सिस्टम में, अगर वो उप मुख्यमंत्री पद के साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज को संभाल रही है, तो मैं बहुत अच्छे तरह से मानती हूँ कि ये बहुत अच्छा काम है। जैसी उनकी परवरिश हुई उसके बाद भी वो आज हर एक महिला के साथ खड़ी हैं सड़क पर। सड़क टूटी हुई है लेकिन वो खुद दौरा करके इस बात का प्रयास कर रही हैं कि अच्छा काम हो। उनके दौरे के पीडब्ल्यूडी विभाग के अंदर सबसे बड़ी लापरवाही सामने आ रही है उनके कार्यकाल में। उनको सुदृढ़ करना और अधिकारियों पे नकेल कसने का काम लगातार वो कर रही हैं। एलिगेशंस लगते हैं लेकिन प्रयास में मुझे लगता नहीं कोई कमी है। ना वो खुद भी जाती हैं तो देखती हैं कि हाँ गड़बड़ है। हाँ वो जा रही हैं और देख रही हैं। सबसे अच्छी बात है कि वो खुद ऑब्जर्व कर रही हैं, और जब मंत्री खुद आकर के नीचे देख रहे हैं तो इसका मतलब अवेयर है, और देखिएगा जल्दी सुधार उनके द्वारा किया जाएगा। दिया कुमारी जी के ऊपर जनता द्वारा कहा जाता है, क्योंकि हम जनता के बीच में रहते हैं, रील मिनिस्टर है वो। नहीं, मुझे लगता है कि जो काम किया है, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है ना, अपन भी तो इसको लगाएंगे ना सोशल मीडिया पे अभी। तो सोशल मीडिया पे तो ठीक है, आप जो काम कर रहे हो वो दिखना भी चाहिए, जो दिखता है वो बिकता है। ठीक है, अभी मैं एक सीरियल वाइज नाम बोलूंगा पॉलिटिशियनों के, और एक लाइन में सबके बारे में आपको बताना है। ठीक है। पहला नाम बोलता हूं मैं, सचिन पायलट। बैड लक। बैड लक। अशोक गहलोत। शूट पॉलिटिशियन। शूट पॉलिटिशियन, ठीक है। भजन लाल शर्मा। जननेता, किसान का बेटा, आम व्यक्ति, आम परिवार का बेटा जिसे जन सेवा का मौका मिला। दिया कुमारी। प्रिंसेस ऑन ड्यूटी। रविंद्र भाटी। यूथ आइकन। हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल जी रिप्रेजेंटिंग अ पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल, कुछ वर्ग विशेष को रिप्रेजेंट करते हुए पॉलिटिशियन। किरोड़ी लाल मीणा। ऑलराउंडर। सरकार पर आरोप में खुद भी लगाऊं,
खुद की सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। जनता की बात उठाते हैं वो, अच्छा, जनता की बात उठाते हैं, सरकार की कामयाबी गिना रहे हैं। तो लेकिन कमी के लिए हम हमेशा देखो, ऐसा काम करने वाला व्यक्ति हो जो कमी नहीं अगर सुनना चाहता है ना, तो वो बहुत गलत चीज है वो। मैं तो ये समझती हूँ कि निंदक नेरे राखिए, वो बताए कि आप भी बताइएगा आज मैंने क्या गलत बोला है, मैं ठीक करूंगी उसे। बिल्कुल। तो अच्छा, अच्छी चीज है। वसुंधरा राजे, डायनामिक पर्सनालिटी। गोविंद सिंह डोटासरा, एक्सीडेंटल प्रेसिडेंट। 2021 में भाग गए थे ना उनके प्रेसिडेंट, तो एक्सीडेंटली बन गए। टीकाराम जूली, एलओपी के रूप में अच्छा काम कर रहे हैं, गुड एलओपी, अच्छा काम कर रहे हैं। विपक्ष में है, नहीं करे ना, अच्छा काम करें, मतलब विपक्ष के रूप में मुद्दे उठाएं और जनता के बीच में लाएं, और हम तो तैयार है ना, हम तो कह रहे हैं निंदक नेरे राखिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, लेकिन ग्राउंड पे आने की जरूरत है थोड़ा सा। एक जो इश्यूज उनके, एक जो विधानसभा में उनके और गोविंद डोटासरा जी के बीच में जो टसल चलती है ना, वो एक स्टैब्लिश करना मुश्किल है। मदन दिलावर, संस्कारों को आगे रखते हुए, सामाजिक ताने बाने को ठीक करते हुए एक मंत्री। जोगाराम पटेल, अच्छे काम करते हुए सज्जन व्यक्ति, सबसे मधुभाषी, सबसे बहुत अच्छे से बात करते हैं। तो देखिए आज तमाम लोगों के बारे में, पॉलिटिशियन के बारे में, सरकार से जुड़े मुद्दा के बारे में, और कुछ एक चीज है जो शायद ये खुद भी स्वीकार करे हैं कि सरकार में कमियां रहे हैं, और प्रैक्टिकली बात करना बहुत जरूरी है। अयान का नेता से जब बात करा हाँ तो बड़ो मजा आवा है, क्योंकि अयान का नेता में वो दम है जो सच न सच बोलवा की ताकत दिखावा है, और एक पॉलिटिशियन ने जो एक ड्यूटी है भी ड्यूटी से बाहर आ के यानी एक इंसानियत का नाता भी बात करा, और एक महिला होगा के नाते एक महिला के लिए भी बात करवा की बात करा, तो अयान की हिम्मत हर एक पॉलिटिशियन के अंदर होनी चाहिए। आज मैंने बहुत अच्छी लगी, मैं पर्सनली खुद का पॉइंट ऑफ व्यू भी बता रहा हूँ। जो बात महिला के लिए बोला कि मैं महिला का मामला में राजनीति कौन करवो चाहूँ, और सीधी बोला है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल को ना, कोई भी सरकार हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, या एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन प्रयास यानी भी करना पड़ेगा। तो यही शुभकामना के साथ में आज बहुत सारी चीज़ें जान बातें मिली, और कोई अंत में संदेश सारी तमाम महिला या फिर कोई भी राजनीति का मायना आबो चाहो, बाने कुछ बताओ चाहो। देखिए, महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए। महिला एक ऐसा व्यक्तित्व है जो मल्टीटास्कर होता है। अपने संस्कार, अपने घर के रीति रिवाज को रिटेन करने की जिम्मेदारी आपकी है, और इसी के साथ में हमें आगे बढ़ना भी है। हमारा देश विकसित हो, उसमें पूरी भागीदारी हमें निभानी है, पुरुष महिला के साथ मिलकर के एक पूरक के रूप में। हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। वेस्टर्न कल्चर कहते हैं कि मतलब मेल वर्सेस फीमेल, हम लोग का अलग काम है, पुरुष का अलग काम है। हम लोग उस काम को पूरी तरह से निभाते हुए समाज के निर्माण में अपना सहयोग दें। बिल्कुल, ये जो बता रहे हैं ये कहबो जा रहे हैं कि घर परिवार के साथ में अपना भारी जीवन भी बिल्कुल, घर परिवार नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि सुबह सुबह महिला चली गई, पीछे से बच्चे भूखे हैं, घर के परिवार। आपको व्यवस्था अगर कर सकते हैं तो करनी चाहिए। और पुरुष वर्ग से भी मेरा निवेदन है कि ऐसी महिला जो करना चाहती है कुछ, उसको सहयोग करें। जैसा कि सौभाग्य मुझे मिला, मेरे परिवार ने सहयोग किया, वैसा सहयोग सभी महिलाओं को मिले तो निश्चित तौर पे और भी महिलाएं आगे आ सकती हैं। बिल्कुल वही बात है कि नारी तो वो होती है जो काल को भी मात दे, अपने घर पार के खातिर वो राजपाट भी त्याग दे। तो मतलब घर परिवार की खातिर अगर कदे यान को बीड़ो है कि परिवार न छोड़ कहने कोई बड़ी जिम्मेदारी अगर थे निभा रहा हो तो वह निभाबो को ना दोनों बैलेंस करके चाल वाली ही नारी है आका हिसाब से। और सही में एक मतलब संतुलित समाज के लिए भी बहुत जरूरी है, और आगे बढ़ती भी नार्या। और नार्या के लिए आज जो महिला के लिए आप बातचीत करें वो तेरे तमाम यहाँ का विचार तार सामने रखा, अच्छा लग गया। और खूब सारी शुभकामना दो, और नई जिम्मेदारी है, झुंझुनू की बहू है, और तमाम राजस्थान के अंदर कुछ नए देख पाते हैं कार्यकाल में मिला है। यही शुभकामना के साथ मैं जुड़े रहो झलकों के साथ। नाम मेरा बबलू है, कैमरा के पास मेरे भाई जतीन और सीपी है। धन्यवाद मैडम, राम राम सर। थैंक यू, राम राम। झलको